आइडेंटिटी का कोई भी बात बताया बिना अपनी पहचान को ना बताते हुए एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैंने 2016 में बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से लखनऊ से, और मेरे फादर रिटायर्ड एम्प्लॉई है, मेरी मदर होम मेकर। अभी इसके अलावा और कोई भी ऐसे स्टडी नहीं है। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? जी सर, कॉलेज में रोबोटिक्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था, और इसके अलावा कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेशन और बेसिकली वॉलंटियर। कल्चरल इवेंट्स कॉलेजेस में क्यों कराए जाते हैं? सब जहाँ तक मुझे लगता है जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनका थोड़ा एसोसिएशन हो सके सीनियर्स के साथ उसमें, और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके, प्लस उनके पर्सनालिटी के जो अलग अलग पहलू होते हैं उनको इनकरेज कर सके। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा है। आपने 10th में 91% मार्क्स दिए थे, 12th में 90%, बीटेक में भी आपका 75%। आप एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छा कर सकती हैं, फिर क्यों आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन में? क्योंकि इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट रहा है मेरा हमेशा से। एडमिनिस्ट्रेशन की जो फील्ड है और जो मैंने अपने फादर को भी इसमें देखा है, तो मुझे हमेशा से गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी इंटरेस्ट रहा था। तो ग्रेजुएशन के लिए क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है घर का, तो इसलिए उसमें इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया था, बट उसके बाद फाइनल ईयर कंप्लीट होते ही फिर इस फील्ड में। अच्छा, 5 नेशनल न्यूज़ और 5 इंटरनेशनल न्यूज़ जो करंट में चल रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर जो करंट में अभी रिसेंटली 10-15 दिनों में, एक महीने के भीतर सर पहले तो जो G20 की लीडरशिप इंडिया को मिली है, प्रेसिडेंटशिप, ये एक न्यूज़ है जिससे नेशनल लेवल पे काफ़ी इंडिया के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स स्टेट्स हैं जहाँ पे आ रहा है कि एटलीस्ट 32 अलग अलग सिटीज़ में इनके फंक्शंस होंगे अलग अलग, तो उससे काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा नेशनल लेवल पे, उन डिस्ट्रिक्ट्स को, उन सिटीज़ को काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा। चलिए ठीक है। दूसरा जो इकोनॉमिक आ रहा है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है 3rd क्वार्टर में, ये एक न्यूज़ है जो नेशनल लेवल पे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ये एज्यूम किया जा रहा था कि इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, बट वो उस हिसाब से स्लो डाउन रहा है काफ़ी। और जो रिसेंटली अभी प्रयागराज में एनकाउंटर नहीं बेसिकली मर्डर हुआ है उमेश पाल जी का, ये एक न्यूज़ है जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को रिलेट करते हुए लेके आती है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश की एक अच्छी छवि लेकर आती है, तो ये एक तीसरी न्यूज़ है। चौथा केरल में एक न्यूज़ है जिसमें रबर प्लांटेशन, ह्यूज रबर प्लांटेशंस को डाइवर्ट कर रहे हैं एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए, तो ये एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से एक नेगेटिव न्यूज़ आती है। इंटरनेशनल बताइए कोई दो न्यूज़ जो आपने रिसेंटली सुना। सर इंटरनेशनल में जो सर काफ़ी समस्या न्यूज़ में है वो रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, ये एक न्यूज़ है जिससे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ही साथ ग्लोबल जो सोशल ऑर्डर भी है वो भी काफ़ी खतरे में आ रहा है, जिससे हंगर एक क्राइसिस डेवलप हो रहा है नेशन में। चलिए, अच्छा, उमेश पाल जो मर्डर केस हुआ है, ये आप इसमें किसका फेवर मानते हैं? आपको लगता है कि इसमें गवर्नमेंट की फेवर है या एक ऐसे इंसिडेंटल ये घटना, कैसे देखते हैं? हाँ सर इसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गवर्नमेंट का फेवर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इतने समय से एक क्रिमिनल जो है वो जेल में है और उसके बाद भी बाहरी दुनिया में वो इतने समय बाद कोई ऐसा क्राइम नहीं। जैसे इंडिया जैसे देशों में ये कहा जा रहा है कि जस्टिस होने के लिए जो एविडेंस है या जो आई विटनेस है उनका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। आप जान रहे हैं कि राजूपाल हत्याकांड में अभी जो उमेश थे, ये एक वहाँ पर आई विटनेस थे और शायद यही एक आई विटनेस है, तो क्या इनका प्रोटेक्शन या इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट की नहीं? ये सिर्फ मामला एक हत्या की नहीं है, ये हत्या के साथ साथ उस केस का भी कहीं ना कहीं इनजस्टिस होने के पूरे चांसेस हैं।
या लगभग अब तो आई विटनेस वहाँ पर खत्म हो गया। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया में आई विटनेस को मतलब किसी और तरीके से थोड़ा सा और इसको चैलेंजिंग करके वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है? बस थोड़ा आई विटनेस जो भी होते हैं या इसको और अगर हम बड़े लेवल पे देखें जो विसल ब्लोअर्स होते हैं उनकी भी सिक्योरिटी पे इंडिया में थोड़ा एक आता है कि किसी वजह से विसल क्या कानून है अभी विसल ब्लोअर को लेकर या आई विटनेस को लेकर क्या अभी? सर इस बारे में अभी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर विसल ब्लोअर्स एक्ट एक है जिसमें ये कोशिश की गई है कि विसल ब्लोअर्स की आइडेंटिटी को सेफ रखा जाए और उनकी सिक्योरिटी की जाए। पर इससे ज़्यादा अच्छा मान लेते हैं आप इस जगह के इस एरिया के डिप्टी एसपी होती है, तो आप क्या आपका क्या एक्शन होगा इस मामले में? सर सबसे पहले मेरा एक्शन ये होता कि जो भी वहाँ पर पहले तो जो गनर थे जो घायल हुए थे सबसे पहले उनको हॉस्पिटल में पहुँचाना और जो उमेश पाल जी थे उनको भी कोशिश करना कि उनको पहले सेफ जगह पे ले जाया जा सके। फिर वहाँ का जो एरिया है उसको सिक्योर करना कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई नई ऐसा क्राइसिस ना आ सके। इतना मेरा इंस्टेंट स्टेप ये होता है कि जो वहाँ का एरिया वहाँ पे पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। इसके बाद तो जो आपने G20 की बात की, G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया को मिली हुई है, ठीक है? इससे पहले की G20 कहाँ पे हुई थी? जर्मनी में, जहाँ तक मेरा आपके ख्याल है। जर्मनी में। नो सर, इंग्लैंड, यूके, सॉरी सर। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने इस G20 समिट में कुछ बोला था। क्या वो स्टेटमेंट या उस तरीके का कोई स्टेटमेंट आपको याद है? उसमें उन्होंने बोला था कि ग्लोबल डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट विमेन पार्टिसिपेशन। तो विमेन एम्पावरमेंट में इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? सर ये विमेन की जो पॉपुलेशन है वो लगभग उत्तर प्रदेश में ही बात करें तो आधी पॉपुलेशन विमेन की है और उसी लेवल पे अगर हम उसको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो विमेन का एक हाई अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन विमेन की है। अगर विमेन की हिस्सेदारी हम लोग इकोनॉमिक लेवल पे या फिर इसको अलग अलग पैरामीटर्स पे जो उनका सोशल इम्प्रूवमेंट है, सोशल स्टेटस को इम्प्रूव अगर नहीं करेंगे तो उस हिसाब से फिर ना ही उत्तर प्रदेश की ना ही इंडिया की इकोनॉमी जो अपने फुल पोटेंशियल में उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो विमेन का एम्पावरमेंट और साथ ही साथ उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जरूरी है। इस बार के बजट में विमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्या क्या चीजें उसमें ऐड की गई है, क्या वजह है इस बार के बजट में? सर सबसे पहले तो विमेन का इनकम लेवल जो है उन्हें बढ़ाया है, एक्सेप्ट जो इनकम टैक्स पे करने के लिए एक एग्जेम्पशन लिमिट सेट की गई है उसको बढ़ाया गया सबके लिए। दूसरा स्कीम का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है बट उसमें है कि विमेन जो है वो 2 साल तक के लिए एक स्कीम में इन्वेस्ट कर सकती है 2 लाख तक का अमाउंट और उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो सुकन्या समृद्धि योजना और जो सिटीजन विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक प्रोग्राम का नाम है बेस्ट, WEST। नाम सुना है आपने? नाम नहीं सुना। अच्छा बजट पढ़ा है इस बार का आपने? सर हाँ इंडिया का पढ़ा है, उत्तर प्रदेश के लिए पढ़ते हैं। ठीक है चलिए इंडिया का ही बताइए। उसमें एक टर्म यूज है अमृत पीढ़ी, इस टर्म का क्या मतलब है अमृत पीढ़ी? सर मेरे कॉल अच्छा वो 3 पिलर्स क्या मतलब विजन है जो इस बार के मतलब बजट में रखे गए अमृत काल के लिए? 3 एजेंडा क्या है, 3 एजेंडा क्या है? सर जहाँ पर मुझे एक ही पिलर याद आ पा रहा है शायद हेल्थ एंड वेलनेस एक उसमें है। अच्छा ठीक है। इकोनॉमी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्फ्लेशन को बताएंगे क्या है इन्फ्लेशन? से इन्फ्लेशन एक फिनोमेना होता है जिसमें प्राइस जो है किसी भी कमोडिटी की वो बढ़ती जाती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं पॉजिटिव माना जाता है बट अगर एक्सेस ऑफ इन्फ्लेशन हो जाता है तो फिर उससे भी चीज़ें या कमोडिटीज़ जो है वो आम आदमी के पहुंच के बाहर हो जाती हैं और फिर वो भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए हार्मफुल साबित होता है। अच्छा ये प्राइस राइजिंग और इन्फ्लेशन, महंगाई और इन्फ्लेशन इन दोनों में कोई डिफरेंस है? इन्फ्लेशन कमोडिटीज़ की जो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि डेवलपमेंट हो रहा है बट प्राइस राइज से हमें
ये नहीं पता नहीं, चलता कई कि बार कहते हैं ना कि महंगाई को ही मुद्रास्फीति के टर्म में लोग यूज करते हैं, तो आपका क्या मानना है कि महंगाई को मुद्रास्फीति में अंतर है कुछ? सर ये इंटरचेंजेबल टर्म्स तो नहीं है, क्योंकि प्राइस राइज ऑन अ नेगेटिव साइड भी हमें लेके जाता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अच्छा। इन्फ्लेशन नेगेटिव साइड पे हमेशा नहीं लेके जाता है। जब वो हॉपिंग इन्फ्लेशन हो जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है, तब वो नेगेटिव साइड पे जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन को एक और नाम बोला जाता है। और अच्छा, हॉबीज क्या है आपकी? सर नॉवेल्स पढ़ना और पोएम्स नॉवेल्स पढ़ना और पोएम्स। आपने लिखा है कंपोजिंग पोएम्स। यस तो राइटिंग पोएम्स क्या होता है? क्या सर। डिफरेंस है कंपोजिंग और राइटिंग में? सर राइटिंग पोएम्स में कहीं ना कहीं वो बहुत उनके सेट रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। बट कंपोजिंग पोएम्स में एक फ्री स्टाइल होता है जिसमें हम रूल्स वगैरह उतना नहीं लेके चलते हैं। तो आप फ्री स्टाइल बोल सकते हैं। यस। कुछ लिखा है रिसेंट में आपने? हाँ सर। क्या विषय था? सर वो एक उसका सब्जेक्ट बेसिकली ये था कि अगर हम खुद पढ़ रहे तो हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, साथ में हम सबकी मदद नहीं कर सकते। तो उसका ये सब्जेक्ट था। तो आपका अपना जो है सोशियोलॉजी है, तो कार्ल मार्क्स को आपने पढ़ा होगा। कार्ल मार्क्स, उनकी जनसंख्या पर क्या विचार थे? सर पॉपुलेशन को चेंज करनी है। अच्छा, चलिए मॉडर्न इंडिया में कोई एक लीडर जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं कौन? मॉडर्न इंडिया में मुझे पॉलिटिकल बैकग्राउंड में एक रेलवे मिनिस्टर थे पहले, सुरेश बाबू, मुझे वो अच्छे लगते हैं। मॉडर्न इंडिया आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया। सर B.R. अम्बेडकर। क्यों? सर क्योंकि उनके बारे में एक ये मान के चलते हैं कि वो दलित के लीडर की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है उनको। बट जहाँ तक मुझे लगता है उनको उनका काम विमेंस को भी लेकर काफ़ी रहा था, एजुकेशन को लेकर, और जो वर्किंग फैक्ट्रीज में वर्किंग आवर्स को लिमिट करने को लेकर भी उन्होंने काफ़ी काम किया था। तो उनके जो काम रहे हैं, उनकी लाइफ जो रही है वो काफ़ी मोटिवेट करती है। और B.R. अम्बेडकर एक लाइव एग्जाम्पल इस चीज़ का पर्सनली मुझे नज़र आती है कि अगर आप किसी लीडर को एक लिमिटेड डायमेंशन में देखेंगे तो वो आपको बहुत कम दिखेंगे, बट आप जब उनके वैराइड पर्सपेक्टिव, वैराइड वर्क्स को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हमें कितना कम पता होता है लीडर। अच्छा, एक लाइन मैं बोल रहा हूँ, आप बताइए इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अम्बेडकर जो है ब्राह्मणों के विरोधी थे, आप इसको कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है? सर मैंने जितना हाल ही में उनके बारे में जितना भी पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्राह्मण के विरोधी नहीं रहे हैं, बल्कि ब्राह्मणवाद जो डिस्क्रिमिनेशन रहा है वो उसके विरोधी रहे। क्योंकि अगर वो ब्राह्मणों के विरोधी होते तो जहाँ तक मुझे पता उनकी सेकेंड मैरिज खुद एक ब्राह्मण से ही हुई थी। तो ब्राह्मण का विरोधी होना और ब्राह्मणवाद का विरोधी होना अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, आप इंटर में आपका फिजिक्स रहा होगा सब्जेक्ट, तो थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ बताइए जो व्यवहारिक प्रयोग में आता हो, डेली हम उसको देखते हैं। चलिए, जीआई टैग क्या है? सर जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ये एक टैग किसी भी जगह की, किसी भी प्लेस की कोई एक यूनिक फीचर होता है, चाहे वो कोई कमोडिटी हो या कोई कमोडिटी बेसिकली प्रोडक्ट को दिया जाता है, और ये इसको एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर देने के लिए और उस कल्चर को, उस प्रोडक्ट के पीछे का जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए, जैसे किसी पेंटिंग को दिया जा सकता है या कोई ईटेबल्स होते हैं जैसे काला नमक हो गया, इन तरह की चीज़ों को दिया जाता है। अच्छा, क्या इकोनॉमिक कोई महत्व नहीं है इसका, आर्थिक महत्व नहीं है इसका? है सर, इकोनॉमिक भी है। जो उस प्रोडक्ट को क्रिएट करने में जो लोग लगे होते हैं उनकी भी लाइवलीहुड को एक सपोर्ट मिलता है, एक्सपोजर एक जो मिलता है। इंटरनेट पे भी उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी फिर हो जाती है, जिनको ऑनलाइन खरीदना होता है तो वो भी एक ऑथेंटिसिटी ढूंढते हैं कि जीआई टैग वाली चीज़ें खरीदें। अच्छा, जैसे दाल बाटी चूरमा आपने सुना होगा, इसको जीआई टैग मिला है कि नहीं मिला है? शायद अभी तक नहीं मिला है।
अच्छा। लखनऊ से हैं, तो क्या क्या चुनौतियाँ हैं लखनऊ की आपको तो जो नजर आती हैं? सर लखनऊ की मुझे पहली चुनौती ये नज़र आती है कि ये अभी एक ट्रांजिशन स्टेट में है, जहाँ ये एक डेवलप्ड सिटी बन रहा है, पर अभी जो इसके पीछे का एक कल्चर है, जो पुराना लखनऊ है, ये सब जो इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसकी वजह से लखनऊ में ट्रैफिक की प्रॉब्लम होना या एक एथिक्स की जो प्रॉब्लम होती है कि G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जो प्लांट्स वगैरह लगाए गए थे वो उनका चोरी हो जाना, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अभी लखनऊ में आती है। बाकी डेवलप है तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम यहाँ पर काफ़ी है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है। तो ट्रैफिक और इथिकल प्रॉब्लम है केवल दो ही? नहीं सर, और भी प्रॉब्लम है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। जैसे आज लखनऊ की जो पेरीफेरी पे जो गांव है उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है धीरे धीरे लखनऊ के डेवलपमेंट में, तो उनका एक प्लान डेवलपमेंट अभी नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए स्टेट कैपिटल रीजन का भी एक स्कीम गवर्नमेंट लेके आ रही है। अच्छा, उसमें कितने जिले हैं स्टेट कैपिटल रीजन में और कौन कौन से हैं? 6 से 7 हैं। उसमें लखनऊ है, सीतापुर, बाराबंकी, कानपुर देहात और कानपुर जो शहरी है ये है। कितने नाम भी है शायद। नाम ओडीओपी योजना सुना, उसके बारे में बताइए। सर ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट से कोई एक प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। जैसे लखनऊ में चिकन के और जरी के प्रोडक्ट्स हैं, जौनपुर में मिल्क बेस्ड, जौनपुर में कालीन के प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसे प्रोडक्ट को पॉपुलर करना जिसको स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे प्रमोट किया जा सके फॉर ट्रेड। आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है और इंडिया में कौन है? जीएस कुरियन। जीएस कुरियन की बुक का किसी बुक का नाम है? शायद कास्ट एंड क्लास इन इंडिया की बुक है। एमएन श्रीनिवासन का नाम सुना? Yes. उनकी एक पुस्तक बड़ी फेमस है। सर बुक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा। सुल्तान बोलूँगी उसमें किसी 2 महिलाओं का नाम बताइए उनको बड़ा लिखा है। सर एक नाम है ताराबाई शिंदे का, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी और ये अपने समय की काफ़ी जानी फेमिनिस्ट रही हैं, इनके बारे में जितना मैंने पढ़ा है। और दूसरा सरोजिनी नायडू है काफ़ी, पर जो मुझे पसंद आई एनिमेशन की पुस्तक का नाम बताइए। इसका सर एनिमेशन की ऑनर किलिंग के बारे में। सर ऑनर किलिंग एक सोशल फेनोमेना मुझे ज़्यादा लगता है इस ऑनर किलिंग, जिसमें एक सोसाइटी के जो सेट पैरामीटर्स हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, उन पैरामीटर से डेविएट करके जब यंगस्टर्स में या किसी भी एज ग्रुप का कोई भी इंसान सोसाइटी के सेट पैरामीटर्स पे नहीं वर्क करता है, स्पेशली फैमिली, मैरिज एंड किनशिप जैसे इश्यूज पे, तो फिर उनकी किलिंग फैमिली या सोसाइटी कोई भी उनकी किलिंग कर देता है उन पैरामीटर्स को जस्टिफाई करने के नाम पे, और उसको फिर ऑनर के लिए। आजकल ये घटनाएं काफ़ी कुछ सुनने में आता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके बारे में सरकार को कोई कठोर कानून बनाना चाहिए अलग से ऑनर किलिंग को लेकर, कि जो लॉ है उसकी काफ़ी। सर इसमें एक रॉस्को पाउंड एक सोशियोलॉजिस्ट रही हैं, उनका एक स्टेटमेंट काफ़ी फेमस रहा है कि एनी लॉ दैट इज इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इज बाउंड टू फेल। अगर सरकार कोई कानून बना भी देती है तो जब तक हमारे समाज अपनी विचारधारा को बदलेगा नहीं, तब तक वो कानून फिर ज़बरदस्ती फॉलो करवाया जा सकता है, वो मान्य नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए ज़रूरत ये है कि पहले हमें समाज में एक अवेयरनेस फैलानी होगी, हमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग लीडर्स को भी बताना होगा कि जो समाज में जो ऑनर किलिंग हो रही है इसके क्या नुकसान रहते हैं, और जो अडल्ट्स हैं उनके पास अपनी चॉइसेस कितनी हैं। तो आपके हिसाब से मान लीजिए आप एक एसडीएम हैं, उप जिलाधिकारी हैं, और आपके क्षेत्र में अभी जल्द ही 2 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं ऑनर किलिंग में, तो आप कौन सा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे वहाँ पर लोगों के बीच में? कोई 2 आप बताइए कैसे चलेंगे? सर अगर घटनाएं हो चुकी हैं तो फिर
हमें इमीडिएटली हम अवेयरनेस पे नहीं वर्क कर सकते, पहले हमें वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देखना होगा। तो पहले वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मेरा पहला नहीं वो तो ठीक है, चलिए जो हो गया वो हो गया, ठीक है, उसमें आप लॉ एंड ऑर्डर करेंगे, उनके खिलाफ वो करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में फिर ये घटनाएं ना हों उसके लिए क्या करेंगे अवेयरनेस? सर जो मेरे जो कार्य क्षेत्र में और अधिकार क्षेत्र में जो कुछ भी होगा, जैसे वहाँ के जो मेरे आसपास के जितने भी पंचायत के प्रधान होंगे उनसे बात करना, उनको इस बारे में पहले उन्हें उनकी मानसिकता बदलना, देखना होगा कि उनकी मानसिकता किस तरह की है, क्या उनकी मानसिकता को बदला जा सकता है कि नहीं, और उन्हीं से क्योंकि अवेयरनेस फैलानी शुरू की जा सकती है। फिर महिलाओं से भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर महिलाएं अवेयर होंगी कि जो ऑनर किलिंग कर देते हैं महिलाओं की होती है अक्सर, तो उनको अवेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो निचले स्तर से अगर हम शुरू करेंगे तो ही अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, हम ऊपर से बैठ के ऑफिस में अवेयरनेस नहीं फैला पाएंगे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए, कुछ योजनाएं कदम जो भी सुरक्षा को लेकर बड़ी समस्या है ना महिलाओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में, क्या अभी ऐसा नहीं आता कि मुझे मिशन शक्ति और ऐसा हाँ मिशन शक्ति के फेजेस सुना है उसके बारे में, तो उसके बारे में सर उसमें मिशन शक्ति में ये अवेयरनेस कैंपेन का एक तरह का, जिसमें महिलाओं को इस चीज़ के लिए प्रमोट करने की कोशिश की कि अगर उनके खिलाफ कोई इनजस्टिस हो रहा है तो उसमें वो पुलिस के पास जाएं, FIR वगैरह लॉन्च कराने में घबराएं नहीं। और एक उसमें एक ये भी कैंपेन किया गया था कि जितने भी केसेस महिलाओं ने दर्ज किए हैं उनका एक स्पीडी ट्रायल किया जा सके, जिससे कि महिलाओं को और एक उत्साह मिले कि अगर उनके खिलाफ कोई इनजस्टिस हो रहा है तो वो पुलिस के पास जाने में घबराएंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन का काफी पोटेंशियल, पर्यटन क्षेत्र को उत्तर प्रदेश, उसके विकास के लिए कोई आपको कदम उठाने हो तो कोई दो प्रयास करने हो उत्तर प्रदेश में पर्यटन को लेकर जो महत्वपूर्ण आपको लगता है कि ये जरूर होने चाहिए? सर जहाँ तक मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में पर्यटन हो सकता है, आपको लगता है उत्तर प्रदेश में? हाँ सर बहुत पोटेंशियल है सर। जहाँ से मेरे फादर बिलोंग करते हैं जौनपुर, या जहाँ से मेरी मदर है प्रतापगढ़, ये इन सब जगह पे भी काफ़ी ऐसी जगह रही हैं जहाँ पर टूरिस्ट पहुँच नहीं पाते हैं, पर उनका काफ़ी एक मान है उस जगह पे। तो जौनपुर को ही अगर हम लोग ले लें तो वो उसका इतना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, पर उसको इतना स्टेट लेवल पे भी प्रमोट नहीं कर पा रही सरकार। तो पोटेंशियल तो बहुत है, छोटी छोटी जगहों में भी हमें बहुत बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलते हैं, बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस, फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड काफी जगह देखने को। छोटे जगहों पे एक सरकार की योजना है इससे संबंधित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जो स्थानीय मान्यताएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए पर्यटन की स्कीम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, नाम जानते हैं? बताइए विकास के लिए, पर्यटन के विकास के लिए आपको क्या लगता है कौन सा कदम? अच्छा चलिए जौनपुर के बारे में बताइए, जौनपुर में पर्यटन को लेकर क्या कुछ है, इस स्थल है कुछ हाँ सर, वहाँ हिस्टोरिकल जो बता रहे थे कौन से दो बताइए? जी वहाँ पर एक शाही किला है जिसमें इग्नोरेंस की वजह से उसकी काफ़ी स्थिति जो है वो काफ़ी जर्जर हो रही है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। और एक वहाँ पे शाही पुल है जो उसके पास ही करता है, और उसको सम्राट अकबर ने बनाया था, वो भी काफ़ी अच्छा, उसको अगर मेंटेन किया जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी जगह बन सकती है पर्यटन के हिसाब से। बाकी वहाँ पर एक जाना माना मंदिर है विजेतवा, जो हिंदू धर्म के हिसाब से काफ़ी मान्यता रखता है, पर उसकी भी वो है बहुत बड़ी जगह में, पर मेंटेन नहीं होने की वजह से वहाँ बहुत गंदगी रहती है। अटाला मस्जिद भी तो है? हाँ अटाला मस्जिद भी वहाँ पर है। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, किस शासन? शकी डायनेस्टी वहाँ पर रही है। नहीं शकी डायनेस्टी रही है, जौनपुर शहर का फिरोज शाह। आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इसी आपका आप बता सकते हैं जेफेट या मॉक्सफेट किसे कहते हैं? सर फुल फॉर्म मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है जेफेट, मॉस्फेट का मुझे याद नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ा होगा आपने, 4 साल आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा।
4 साल हो भी गए छोड़े। अच्छा 4 साल ABCD याद है? ABCD पढ़े हुए कितना टाइम हो गया? हाँ? ये अग्रीमेंट हुई चलेगा नहीं? हाँ? आपकी ट्रेनिंग होगी अभी और फिर ट्रेनिंग के बाद जो है कहेंगे 4 साल हो गया मैं सारा CRTC भूल गई। ये सब अग्रीमेंट 5 जो है न्यू एज टेक्नोलॉजी, ये आपको मालूम है? न्यू एज टेक्नोलॉजी जैसे कि 5G। सर 5G है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये और अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी एक हाल फिलहाल में चैट जीपीटी जो है बहुत पॉपुलर हुआ, ये क्या है? सर ये एक 3L बेस्ड एक चैटबॉट है जिसमें हम कोई भी इनपुट अगर देते हैं तो वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से हमें उसका एक रिप्लाई देता है। रिप्लाई जी सर। तो रिप्लाई तो गूगल भी देता है, तो हाउ चैट जीपीटी इज डिफरेंट फ्रॉम गूगल? सर गूगल डेटा माइनिंग पे वर्क करता है, चैट जीपीटी मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही साथ हम हर इनपुट जो उसको दे रहे होते हैं हमारे सवाल, उनको एट दैट वेरी इंस्टेंट उनसे उनका जो आउटपुट होता है उसको भी अपने डेटाबेस में एंटर करके उनसे भी लर्न करके जो हमारा नेक्स्ट इनपुट होगा उसका आंसर उस प्रीवियस इनपुट के भी बेस्ड होता है। 5G टेक्नोलॉजी चैलेंज है अभी इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी उसको इम्प्लीमेंट करना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो आपके हिसाब से क्या क्या चैलेंजेस हैं 5G को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए? सर सबसे पहला चैलेंज तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम इंडिया में लगती है कि जिस लेवल पे 5G को एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इंडिया में है नहीं। दूसरा जो फ़ोन्स हैं हम लोगों के वो अभी सारे फ़ोन्स 5G कंपैटिबल हैं भी नहीं, इनफैक्ट मेरा खुद का फ़ोन भी 5G कंपैटिबल नहीं है। तो एक ये प्रॉब्लम भी है जिसमें इक्विपमेंट्स जो है वो 5G कंपैटिबल इतनी जल्दी अवेलेबल कराना गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होगा, जिसके लिए फिर अगेन इम्पोर्ट पे डिपेंड होना पड़ेगा ऐसे फ़ोन्स के जो 5G कंपैटिबल हैं। तीसरा इंडिया में एक डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ा है, जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी अभी फ़ोन इतनी आसानी से पहुँचा नहीं है और जो पहुँचा है वहाँ पर भी इंटरनेट स्पीड अभी 2G 3G। डिजिटल डिवाइड आपने टर्म यूज किया, तो डिजिटल लिटरेसी जो है वो वुमेन में बहुत ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू मेल। तो आप कैसे उनके डिजिटल जो आप लिटरेसी बढ़ाने वुमेन में, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो क्या स्टेप्स आप लेंगे? सर डिजिटल लिटरेसी विमेन में बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम उन्हें उसके फ़ायदे से अवगत कराएं कि अगर वो डिजिटल फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हैं तो उससे उनको और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसकी तरफ उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ सकती है। तो इस तरह के जब पहले हम उन्हें फ़ायदे बताने होंगे जिससे उन्हें डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का कुछ प्रॉफिट समझ में आएंगे। फिर सेकेंड लेवल पे जाके फिर हमें उन्हें उन इक्विपमेंट से अवेयर करवाना होगा, एक इक्विपमेंट फ्रेंडली उनका एक नेचर डेवलप कराना होगा जिसमें वो फ़ोन को या टैब को यूज़ करने में घबराएं नहीं। फिर तीसरा हमें डिजिटल लिटरेसी को फाइनेंशियल लिटरेसी से भी कनेक्ट करते हुए उन्हें ये बताना होगा कि जो DBT वगैरह जैसी स्कीम्स हैं उन सबसे भी उन्हें डॉग का साइंटिफिक नेम आपको मालूम है? डॉग। अच्छा आजकल आवारा कुत्तों की बहुत इशू चल रही है, बहुत हमला कर दे रहे बच्चों पर। तो अगर आप SDM हैं किसी सब डिवीज़न के और आपको अगर आवारा कुत्तों के इशू को टैकल करना है तो हाउ विल यू टैकल दैट इशू? क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने आवारा कुत्तों के रैंकिंग में इंडिया में क्या रैंक है? फर्स्ट रैंक, टॉप 21 लाख आवारा कुत्ते हैं यहाँ। हाँ, और अभी उड़ीसा में हाल ही में 7 साल के छोटे बच्चे को जो है कुत्तों ने नोच के मार डाला। तो हाउ विल यू टैकल? सर पहले तो जो ये स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है इसमें इसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि स्ट्रे डॉग्स का पहले वैक्सीनेशन ज़रूरी है कि उनका वैक्सीनेशन होने से। कौन से वैक्सीन उनको लगता है? सर रेबीज, एंटी रेबीज जो वैक्सीनेशन और भी
सर ठीक। पहले उनका वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है कि अगर हम हर जगह जहाँ कहीं भी इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं वहाँ पर अगर हम नहीं भी प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो ह्यूमन लाइफ है उसको कोई इस तरह की बीमारी या हानि ना हो। फिर दूसरे नंबर पे जो स्ट्रे डॉग्स हैं हमें उन्हें कंट्रोल में करना पड़ेगा, जिसके लिए हम उन्हें उनकी टैगिंग कर सकते हैं, उनके मूवमेंट को जिस तरह से हम लोग गाय को टैगिंग करके उनके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, सर्विलांस पे रखते हैं, उस तरह से स्ट्रे डॉग्स का के लिए भी हम लोग टैगिंग कर सकते हैं। और उनको जिस जहाँ कहीं भी ऐसी खबरें आ रही हैं वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट टेस्टिंग क्या है? अगर पूछा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट 3-4 जो होता है वो कौन सा स्टेप हो सकता है? वैक्सीनेशन आपने बताया, टैगिंग आपने बताया, तो ये सब सेकेंडरी स्टेप। चलिए वैक्सीनेशन हम अग्री करता हूँ, लेकिन टैगिंग इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन। स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी। अभी रिसेंटली अर्थक्वेक आया था टर्की में, तो अर्थक्वेक के ड्यूरिंग जो है वेव्स निकलते हैं। तो कितने टाइप के अर्थक्वेक वेव्स होते हैं? सर मोटा मोटी 2 तरह के होते हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। जो बॉडी वेव्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक प्राइमरी वेव्स होती हैं और एक सेकेंडरी वेव्स होती हैं। सरफेस वेव? सरफेस वेव्स 2 या 3 तरह की होती हैं। ई वेव और एस वेव में क्या डिफरेंस? सर प्राइमरी वेव्स सारे मटेरियल से ट्रैवल कर सकती हैं और जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो लिक्विड से एडिशन? आई थिंक। अच्छा, कौन सा इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, कौन सा इसमें ट्रांसवर्स वेव होता है, पी और एस वेव में? सर प्राइमरी वेव्स ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, प्राइमरी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव शायद। अच्छा, ज्योग्राफिकल शैडो, ये अर्थक्वेक शैडो जोन किसे कहते हैं? सर प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो जब हमारी अर्थ के कोर में अलग अलग मीडियम है, सॉलिड लिक्विड मीडियम है, तो जब सॉलिड से लिक्विड मीडियम की ओर प्राइमरी वेव्स ट्रांसवर्स करती हैं तो बीच में रिफ्रैक्शन होता है। तो उस पर्टिकुलर रिफ्रैक्शन का जो जोन होता है वहाँ पे प्राइमरी वेव्स डिटेक्ट नहीं होती हैं, उसको शैडो जोन कहते हैं प्राइमरी वेव्स का। और जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। सेकेंडरी में लिक्विड में अभी तो आपने कहा था प्राइमरी वेव। अच्छा ठीक है। तो जो सेकेंडरी वेव्स होती है वो लिक्विड में नहीं ट्रैवल कर पाती है, तो अर्थ के सॉलिड जोन के बाद जब लिक्विड जोन लिक्विड मेंटल को डिस्टर्ब करती है तो उसके बाद वो डिटेक्ट नहीं होती है, तो उस जोन को शैडो जोन ऑफ एस वेव्स। आपने जो रेफरेंस दिया है, क्या प्रेफरेंशियल ऑर्डर है आपका सर्विस कोस्ट का? सर पहला प्रेफरेंस है एसडीएम, दूसरा डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर है, तीसरा जिला समाज कल्याण अधिकारी है। दूसरे पोस्ट पे ये आपने मतलब बीपीआरओ क्यों रखा है, डीएसपी क्यों नहीं? सर क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि हर एक पोस्ट को हम अपने लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिप्टी एसपी पोस्ट के लिए कुछ शारीरिक कुछ स्वस्थ होना जरूरी है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं ये पोस्ट मुझे मिल भी जाती है तो इस पोस्ट के साथ मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगी। अगर आप हेल्दी नहीं है शारीरिक रूप से, तब तो अगर फिर एसडीएम की पोस्ट भी आपके लिए सही नहीं है। डिप्टी एसपी पोस्ट के लिए जो हेल्थ एक रिक्वायरमेंट होती है। क्या रिक्वायरमेंट है डिप्टी एसपी? सर एक जो मेंटल फिटनेस चाहिए होती है, प्लस जो फिजिकल एक फिटनेस चाहिए वो। आप ये कह रही हैं कि आप मेंटली फिट नहीं सिर्फ मेंटली फिट, फिजिकल फिटनेस में थोड़ा मुझे है। ऐसा तो कोई रिक्वायरमेंट डिप्टी एसपी के लिए लिखा नहीं मेंटल फिटनेस के लिए। सर लिखा नहीं, पर मेरी कुछ नहीं, आप कोई मुझे रीजनेबल कारण बताइए जिसकी वजह से आप डिप्टी एसपी की पोस्ट को प्रेफरेंशियल ऑर्डर में नहीं रखेंगे, क्योंकि मेंटल फिटनेस तो आप भाई एसडीएम का तो पोस्ट और ज़्यादा वहाँ पर वो होगा, तो और ज़्यादा फंक्शनरी है, उसमें तो आपके ऊपर और स्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि एसडीएम का जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है, डिप्टी एसपी का वर्क नहीं सर। मेरा ये कहना है कि जो डिप्टी एसपी के लिए जो एक हेल्थ कंडीशन चाहिए होती है वो मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास है, और बाकी जो पोस्ट है उसके लिए मुझे लगता है कि मैं डिजर्विंग हूँ और वो मैं कर सकती हूँ, पर डिप्टी एसपी पोस्ट मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज भी हैं आपको?
डीपीआरओ के फंक्शन बताइए, क्या काम होता है डीपीआरओ? सर डीपीआरओ पंचायत लेवल पे जो भी स्कीम्स वगैरह आती हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना अलग अलग लेवल पे, ये इनका काम होता है। आपने लिखा है रीडिंग नॉवेल्स भी आपकी हॉबी है, कौन सी नॉवेल भी रिसेंट आपने पढ़ा है? सर मैंने एक नॉवेल पढ़ी है किन्नर। किन्नर जी किसने लिखा है? सर राइटर का नाम मुझे नहीं याद है, पर किन्नर नॉवेल पढ़ी है। इसके पहले मैंने एक नॉवेल पढ़ी थी रमुआ कलवा और दुधिया का राजकुमार, ये दो नॉवेल मैंने हाल ही में पढ़ी है। तीसरी नॉवेल एक ऑटोबायोग्राफी है जो मैंने खरीदी है, कल पढ़ी है। अच्छा, तो अभी तक आपने 3 किताब पढ़ी? नहीं सर, किताबें और भी पढ़ी हैं, जैसे बोलना जरूरी है किसका है? और रवीश कुमार। क्या इंडिकेशन है, किस बात को लेकर कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट बनना जरूरी है या फिर बोलना जरूरी है? सर बोलना जरूरी है। बोलने के यहाँ पर क्या इंडिकेशन, किताब पढ़ा है पूरा? सर पूरी किताब हाँ पढ़ी है, पर समय होगा और पढ़ी है। कुछ एक लाइन 2 लाइन बता सकते हैं उसके कारण? सर उसमें उनका फोकस ये रहा कि अगर समाज में या कहीं पर भी आप कोई भी बुराई देख रहे हो तो उसको आप चुप नहीं रह सकते हो, आपको उस पर बोलना चाहिए। आपका बोलना कितना शोर मचा रहा है या कुछ बदलाव ला रहा है या नहीं, वो बात की बात है, पर पहले हमें बोलना सीखना चाहिए। इस बात से सहमत हैं आप कि आपको बोलना चाहिए? हाँ सर, मुझे लगता है अपनी बात रखना सबको। कोई ऐसा इंसिडेंट अपनी लाइफ का जो आप बता सकते हैं जहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई और आपने कहा कि मैं बोलना जरूरी है, मैंने ऐसा किया? सर ये गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन में ही एक समय पे ये बात उठ रही थी कि अभी तैयारी नहीं करो क्योंकि समय लग रहा है। तो उस वक्त फिर अपने घर के सामने ये बात मैंने रखी थी कि नहीं मुझे अभी करना है और मुझे पता है मुझसे होगा। तो अगर उस समय मैंने अपनी बात नहीं रखी होती तो मतलब अपने लिए बोलना जरूरी है? जी तो अपने रवीश कुमार ने अपने लिए बोलना जरूरी है? नहीं सर, उन्होंने जब और भी जगह बोलने की बात आई तो वहाँ मैं बोलूँगी, तभी मैंने अपने लिए बोलना सीखा। ठीक है, थैंक यू।